ना थके हैं पैर अभी ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ, अर्थात उद्देशिका के तत्वों को अध्ययन करेंगे। उद्देशिका के तत्वों से तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि उद्देशिका जो है आपकी प्रस्तावना है वो किन आधारभूत शब्दों से मिलकर बनी है। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप जैसा कि भी देख पा रहे होंगे, आप लोग कॉपी और कलम आप जरूर उठा लीजिएगा। सारी चीज़ों को यहाँ पर टू द पॉइंट बात करेंगे। सारे इस टॉपिक से आने वाले जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं उन सारे डायमेंशन को यहाँ पर कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा हमारे आने वाले सभी वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है प्रस्तावना। आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान जो है अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है विश्व में। अगर आप बात करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रस्तावना आखिर होती क्या है, तो प्रस्तावना का तात्पर्य यहाँ पर सिंपल से समझिए कि प्रस्तावना उन आदर्शों को कहा जाता है जिनको प्रस्तावना में मूलभूत तथ्यों के रूप में रखा गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रस्तावना जो है कब लाई गई, किसके द्वारा उद्देश्य का प्रस्तुत की गई थी। तो आपको सभी को पता होगा कि उद्देश्य का जो सबसे पहले जो प्रस्तुत की गई थी 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उन 1946 में उद्देश्य को प्रस्तुत किया था, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की दो भाषा यहाँ पर, दो शब्द यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से आया है, या प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले तो आपको विचार याद रखना कि प्रस्तावना का जो विचार है दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से आया है ना। हमारे संविधान में प्रस्तावना का जो वर्णन किया गया है या ये जो विचार आया है वो किस संविधान से आया है दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से आया है। साथ ही जो संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, ये भाषा आई है हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोनों चीज़ें आपको याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि संविधान की प्रस्तावना के जो तथ्य हैं उनमें तथ्यों को 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे संविधान का जो प्रमुख रूप से जो स्रोत माना गया है, सबसे पहले अगर देखेंगे तो संविधान का स्रोत क्या है, तो हमारे संविधान का जो स्रोत है दोस्तों वो आपको याद रखना है, भारत की जनता है। जी हाँ, आपने प्रस्तावना में देखा होगा सबसे पहले ही शब्द हम भारत के लोग, है ना। तो आपको याद रखना है भारत की जनता ही भारत के संविधान की क्या है, असली ताकत है। तो असली ताकत क्या है भारत के संविधान की, भारत की जनता, है ना। तो आपको याद रखना है भारत के संविधान का जो स्रोत है वो कहाँ से आता है दोस्तों, भारत की जनता यानी हम भारत के लोगों से आता है। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो राज्य की प्रकृति, राज्य का तात्पर्य यहाँ किसी पर्टिकुलर राज्य से, यहाँ पर स्टेट से नहीं है, यहाँ पर राष्ट्र के आप समझ लीजिए। राज्य की हमारे यहाँ प्रकृति कैसी है, यानी हमारे देश की प्रकृति कैसी है, यहाँ पर सिंपल सा आप समझिएगा। तो हमारे देश की जो प्रकृति है, यहाँ पर आपको इन शब्दों पर गौर करना होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, गणतंत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य यहाँ पर समझिएगा स्वतंत्रता से है, यानी हमारा जो देश है संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ पर किसी भी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप से हम किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेते हैं। हमारे देश को जो भी करना है, हम आत्मनिर्भर हैं। हमारे देश खुद चिंतन कर और चिंतन करने के बाद जो निर्णय लेना चाहते हैं वो निर्णय ले सकता है। हमारे देश में किसी भी बाहरी शक्ति का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं है, या फिर चीन जापान आपको प्रेशर डाले कि नहीं ये आप कीजिए, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। भारत पूर्णतः क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है। क्लियर है। तो आपको याद रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र है हमारा देश। आपको भी पता है कि यहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार होती है और सबसे जो बड़ा मुखिया होता है, यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, है ना। और जनता ही इन्हें आप क्या कर सकती है, समाप्ति भी कर सकती है, नीचे भी ला सकती है ना। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जनता का शासन है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उद्देश्य। तो संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य, यानी संविधान का उद्देश्य क्या है, आखिर क्या उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है हमारे संविधान की प्रस्तावना उद्देश्यों की बात की गई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में जो उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य बताया गया है यहाँ पर न्याय। साथियों यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो,
गरीब हो अमीर हो, है ना, कोई भी हो यहाँ पर, उसको सबसे पहले न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है संविधान में कि सबसे पहले उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय किस प्रकार का, यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार का न्याय कौन सा है? सामाजिक न्याय, समाज में किसी प्रकार की असमानता ना हो, समाज में सभी व्यक्ति भाईचारे के रूप में रहें, है ना, समाज में सभी व्यक्तियों का एक सम्मान हो, है ना, ये क्या है हमारा सामाजिक। तो सामाजिक न्याय चाहिए, है ना, आपको याद रखना है। और इसके अलावा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का आप सीधे से मतलब समझ सकते हैं, यहाँ पर पैसे को लेकर है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी अमीर ही होता जाएगा, गरीब गरीब ही होता जाएगा, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये आर्थिक रूप से है। यहाँ पर बात कर रहे हैं राजनीतिक, तो राजनीतिक न्याय भी मिलना जरूरी है दोस्तों। आपने देखा होगा भारत में कई ऐसी जनजातियां हैं जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, या SC ST की आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। उनको एक राजनीतिक न्याय के रूप में आप फॉर एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि उनके लिए कुछ सीटें जो है रिजर्व की गई हैं। SC की सीटें अलग रिजर्व हैं और ST की सीटें रिजर्व हैं। इनमें से कहने का तात्पर्य है कि SC की सीटों में SC व्यक्ति, SC का कैंडिडेट ही वहाँ पर चुनाव लड़ सकता है और सांसद, पार्लियामेंट या विधानसभा पहुँच सकता है। ST की जो सीटें रिजर्व हैं उसमें ST का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, इसके बाद सिलेक्ट होकर ST का जो प्रतिनिधित्व है वो करेगा विधानसभा या फिर लोकसभा में, है ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर राजनीतिक न्याय की है ना। तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब वहीं बात करते हैं स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। अगर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, यानी स्वतंत्र व्यक्ति है, तो उसके स्वतंत्र विचारों की बात करें, वो एक विचार अगर बिना स्वतंत्र वाला व्यक्ति है, उनके विचारों की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। तो स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता जरूरी है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता किस प्रकार की, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो स्वतंत्रता है विचार। आपके पास जो विचार है ना, सोचने की शक्ति, सोचने की आपको स्वतंत्रता, आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप एक गरीब फैमिली से आते हैं, पुअर कंडीशन से आते हैं, आप राष्ट्रपति बनने का सपना सोच सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सपना सोच सकते हैं, है ना, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, है ना। ऐसा कोई भी कार्य अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचने में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। आप जो करते हैं, जो सोचना चाहें वो सोच सकते हैं और बनना चाहें वो बन सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखना है विचार की, है ना। इसके अलावा अभिव्यक्ति किससे तात्पर्य है दोस्तों? बोलना। आप जो आपके पास जो विचार आएंगे उन विचारों को रखना किसी के सामने, है ना, या उनको प्रदर्शित करना या फिर किसी के सामने रखना, है ना, अभिव्यक्त करना उनको, ये भी आपको क्या है, स्वतंत्रता है इसकी भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई तो किसी को गालियां बकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, फिर उसको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको विशेष रूप से शब्दों की मर्यादा को देखते हुए आपको यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। अब बात करते हैं विश्वास। आपको भी पता है विश्वास करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, संविधान की प्रस्तावना में है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं धर्म, है ना। हमारे देश में अगर देखेंगे तो बहुत सारे धर्म हैं, है ना, और हमारे राष्ट्र का कोई ऐसा आधिकारिक रूप से धर्म नहीं है। भारत में जितने भी धर्म हैं उनके प्रति जो संविधान की भावना है सबके लिए एक ही भावना है ना। और राष्ट्र का कोई ऐसा आधिकारिक रूप से कोई भी धर्म नहीं है। हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। क्लियर है। तो आपको याद रखना है धर्म की स्वतंत्रता है। आप चाहें तो किसी भी धर्म में आप जन्म लेते हैं, आप अगर हिंदू में जन्म लेते हैं या मुस्लिम में जन्म लेते हैं, आप अगर कोई भी धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये आज़ादी आपको संविधान प्रदान करता है। अगर आप मुस्लिम में जन्म लेते हैं या हिंदू में जन्म लेते हैं, या मान के चलिए सपोज आप हिंदू हैं, अगर कोई भी और भी धर्म आपको स्वीकार करना चाहते हैं या धारण करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी जो भावना है, ऐसी जो आपकी स्वतंत्रता है वो आपको संविधान देता है। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं उपासना, तो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर है। तो आपको स्वतंत्रता आपको याद रखना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देता है संविधान आपको। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे समानता। जी हाँ, समानता की बात कर रहे हैं तो समानता यहाँ पर देखेंगे तो समानता में 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, प्रतिष्ठा। जी हाँ, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सभी को दी गई है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, अपनी प्रतिष्ठा पा सकता है। और अवसर की समानता मेनली दी गई है, उसको समान अवसर दिए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है समानता कितने प्रकार की, यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर। आपको याद रखना है, समानता पूछी जाती है कि कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है उद्देशिका में, तो आपको याद रखना है 2 प्रकार की। वहीं स्वतंत्रता की बात पूछी जाती है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है उद्देशिका में, तो आप बताएंगे 5 प्रकार की। न्याय की बात की गई है, संविधान
ये प्रस्तावना में, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? न्याय कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्लियर है? अब फाइनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपनाई जाने की तिथि। जब भी बात आती है तो आप सभी जानते हैं कि 2 डेटें कन्फ्यूज करने वाली होती हैं। एक डेट आती है आपको 26 नवंबर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 26 नवंबर 1949 की जो डेट आती है। इसके अलावा आती है 26 जनवरी 1950 की, है ना। तो दोनों डेटा आपको याद रखनी है दोस्तों। यहाँ पर याद रखेंगे अपनाई जाने की तिथि की बात कर रहा हूँ, यानी कि अंगीकृत की बात कर रहा हूँ। संविधान कब अंगीकृत किया गया था ये बात आपको याद रखनी है ना। तो कब अंगीकृत किया गया था संविधान? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। अब फाइनली लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था, आपको भी पता है लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमारे देश में संविधान लागू कर दिया गया था। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। क्लियर है? तो अपनाए जाने की तिथि क्या है दोस्तों? 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया था, और लागू फाइनली कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में फाइनली संविधान लागू कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता कहे जाते हैं, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब और बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ संविधान में प्रस्तावना के संशोधन की। प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अभी तक मैं फाइनली बता दूं, संविधान में एक ही बार संशोधन किया गया था, और उस संशोधन में मुख्य रूप से 3 शब्दों को समाहित किया गया था प्रस्तावना में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने नोट डाउन कर रखा है। ये जो संशोधन है 1976 में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, और इसमें 3 शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था दोस्तों। तो आपको ये तीनों शब्द आपको याद रखना है, और कितने शब्दों को जोड़ा गया है, संख्या भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना का विस्तार पढ़ा। संविधान की प्रस्तावना में जो तथ्य थे, जो आदर्श बातें थी, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आपको वीडियो कैसा लगता है आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।